बल्लू। बल्लू। हाँ। क्यों हत्या की, क्या मामला था? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। और धोखे देने की सजा एक ही है, सिर्फ मौत। अच्छा। काट डाली गर्दन। तुमने गर्दन काट दी उसकी? जी। किस चीज से काटी? चाकू से। अच्छा। 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी, और दूसरे यार से फंस गई। हाँ। मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। कौन सी फिल्म देख के करा ये कांड? बल्लू। संजय दत्त, फैन हूँ संजय दत्त का सर मैं। हाँ। और बिल्लू संडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया। हाँ। एनकाउंटर कर दिया उसका। अच्छा। और क्या, मेरा का एनकाउंटर कोई होगा भाई? एक मर्डर करा है मैंने तो, 10 मर्डर कोई करे। जब 10 मर्डर करूँगा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म बात। इससे क्या बात है? तो मोहब्बत में धोखा दिया, तुमने मार दिया? और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्तों को भी मार दूंगा। अच्छा। और क्या बनना है आगे चल के, क्या करना है? क्या बनना आगे चल के? हाँ। ये तो सजा काटने के बाद में पता लगी क्या बनना आगे जाके, अच्छा बनना है या बुरा बनना। हाँ। जितना भी बदले ले में ना, जितने भी बदले ले में ना, बंटवारे ले में मिस्त्री सिर्फ। अगर मेरे घर वालों के ऊपर आँच भी आई ना, तो घर न उड़ादमा बम से समझ लो। अच्छा। हाँ, बम सबको बनाना मार आता दूंगा है? लोंडिया चूदों को। बम बनाना आवे तेरे पे? बम बनाने तो ना आता, सीख जम्मा कोई बात ना, टैंकरोजी ऐसी चीज है। अच्छा। सीख जम्मा, कंप्यूटर चलाने सीख जाते हैं। हाँ। हाँ, तो मैं भी सीख जम्मा। घर वालों पे उंगली नहीं होनी चाहिए, उंगली उठाने नहीं चाहिए कोई भी। जितने घर वालों पे उंगली उठाई उसकी उंगली काट डालूंगा। आज से 2.5 साल पहले आसमा की शादी सलीम नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। शादी के बाद दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया और बुलंदशहर के खुर्जा नगर में आकर बस गए। तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के बाद उन्होंने अपने रहने के लिए एक घर ढूंढा। हालांकि ये घर उनका निजी आशियाना नहीं था, वहां और भी किराएदार रहते थे। अगर इसे समझने में मुश्किल हो रही हो तो इसे ऐसे समझें कि यह एक ऐसा फ्लैट था जहां कई कम आय वाले या बेहद गरीबी में जीने वाले परिवार एक साथ रहते थे और जगह साझा करते थे। यहां से यह साफ हो जाता है कि सलीम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। वह एक होटल में मजदूरी करता था और जो भी कमाई होती उसे अपने परिवार पर खर्च कर देता। उस घर में जहां सलीम और आसमा रहते थे, एक और किराएदार अदनान भी अपनी पत्नी के साथ रहता था। अदनान भी शादीशुदा था और अपनी जिंदगी उसी साझा घर में बिता रहा था। सलीम और आसमा के साथ उस साझा घर में अदनान अपनी पत्नी के साथ रहता था। हालांकि सभी किराएदार अलग अलग कमरों में रहते थे, लेकिन एक ही परिसर साझा करते थे। सलीम और अदनान दोनों आर्थिक रूप से संघर्षरत थे, लेकिन उनकी शख्सियतें एक दूसरे से काफी अलग थीं। अदनान एक अनोखा इंसान था। उसे बॉलीवुड फिल्मों का गहरा शौक था। जब भी वह फिल्में देखता, खुद को उस फिल्म का मुख्य किरदार मानने लगता। अब आप सोच सकते हैं कि फिल्मों का दीवाना होना कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में तो हर दूसरा इंसान बॉलीवुड का प्रशंसक है। लेकिन इस मामले में अदनान का यह जुनून एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। वह न केवल फिल्में देखता, बल्कि अपनी असली जिंदगी में भी फिल्मी किरदारों की तरह जीता। वह अपने पसंदीदा फिल्मों के डायलॉग्स को दोहराता और उनके जैसा व्यवहार करने की कोशिश करता। वहीं दूसरी ओर सलीम अपनी पत्नी आसमा के लिए दिन रात मेहनत करता था। वह होटल में मजदूरी कर जो भी कमाता, उसे अपने परिवार पर खर्च करता। लेकिन अदनान की कहानी इससे अलग थी। अदनान का अपनी पत्नी से विशेष लगाव नहीं था और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जब सलीम काम पर होता, अदनान ने आसमा को गौर से नोटिस करना शुरू कर दिया। पहली ही नजर में अदनान को आसमा पसंद आ गई। उसने आसमा के करीब आने और उसे प्रभावित करने की कोशिश शुरू कर दी। हैरानी की बात यह थी कि आसमा भी अदनान की ओर आकर्षित होने लगी। आसमा, जो सलीम की पत्नी थी, उसकी परवाह किए बिना अदनान से नजदीकियां बढ़ाने का प्रयास किया। अब दोनों के बीच एक गहरी दिलचस्पी विकसित हो गई थी। सलीम अपनी नौकरी के कारण पूरा दिन होटल में व्यस्त रहता था और इसी दौरान आसमा और अदनान ने एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया। सलीम को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे ये मुलाकातें एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदल गईं। अब दोनों, आसमा और अदनान, अपने अपने जीवन साथियों को धोखा दे रहे थे। कुछ समय बाद सलीम ने आसमा और अदनान के बीच की बढ़ती नजदीकियों को नोटिस कर लिया। इससे परेशान होकर उसने फैसला किया
कि अब वे उस जगह पर नहीं रहेंगे। सलीम ने तुरंत एक नई जगह पर किराए का घर ढूंढा और आसमा के साथ वहां शिफ्ट हो गया। लेकिन सलीम इस बारे में गलत साबित हुआ। जैसा कि पहले बताया गया, अदनान का फिल्मी जुनून उसकी जिंदगी का हिस्सा था। उसके लिए प्यार से दूर होना सिर्फ एक और चुनौती थी जिसे वह पार करना चाहता था। अदनान ने आसमा से मिलने के लिए नए रास्ते ढूंढ लिए। अब उनकी मुलाकातें पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थीं। अदनान ने आसमा को मिलने के लिए कब्रिस्तान बुलाना शुरू कर दिया। यह एक चतुराई भरा कदम था, क्योंकि कब्रिस्तान आमतौर पर खाली रहता था और वहां कोई भी आने जाने वाला नहीं होता। यह जगह उनकी मुलाकातों के लिए एकदम सही थी। अदनान आसमा के लिए इतना जुनूनी हो गया था कि उसने उसे बात करने के लिए एक फोन खरीद कर दिया। शुरुआत में यह एक साधारण बटन वाला फोन था, लेकिन उसमें आवाज स्पष्ट नहीं आती थी। इसलिए अदनान ने अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च करके आसमा को 1 लाख रुपए का एक महंगा फोन गिफ्ट किया। अदनान अमीर नहीं था। 1 लाख रुपये उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी और वह खुद अपनी जिंदगी में तमाम संघर्षों से गुजर रहा था। अब मानो अदनान का दिमाग जैसे पूरी तरह बदल चुका था। किसी और की पत्नी जिसे वह पसंद करता था, उस पर वह पानी की तरह पैसा बहा रहा था। आसमा को भी अदनान का यह प्यार और उसकी दी गई अटेंशन बहुत पसंद आ रही थी। सलीम, जो मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल पा रहा था, उसके विपरीत अदनान के महंगे गिफ्ट्स आसमा को बेहद लुभा रहे थे। इस बीच अदनान और आसमा अपने इस रिश्ते को भरपूर जी रहे थे, लेकिन इस रिश्ते का सबसे बड़ा खामियाजा उनके जीवन साथी भुगत रहे थे। सलीम और अदनान की पत्नी दोनों ही इस स्थिति में सबसे ज्यादा पीड़ा झेल रहे थे। अब अदनान का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आसमा पर था। उसकी पत्नी उसके लिए जैसे गायब हो चुकी थी। दूसरी ओर आसमा का व्यवहार भी कुछ ऐसा ही था। उसने सलीम की परवाह करना लगभग बंद कर दिया था। सलीम को अब यह एहसास हो गया था कि अदनान से दूर आने के बाद भी आसमा और अदनान का रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। वह जानता था कि यह रिश्ता अब उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका है। धीरे धीरे उसने हार मान ली थी और अपने दिल को समझा लिया था कि इसमें और उलझने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अदनान का सच यह था कि वह एक सनकी इंसान था जो अपनी जिंदगी को किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह जीता था। आसमा या तो इस सच से पूरी तरह अनजान थी या फिर जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन यह मोहब्बत ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। अदनान ने नोटिस किया कि जब भी वह आसमा को कॉल करता, उसका फोन या तो बिजी रहता या फिर वह फोन उठाती ही नहीं थी। इस बदलाव से अदनान को गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, मैंने इतना पैसा खर्च किया, उसे फोन गिफ्ट किया और बदले में वह मेरा फोन तक नहीं उठाती। यह पैटर्न बार बार देखने के बाद अदनान चिढ़ गया और आसमा पर शक करने लगा। अदनान को लगने लगा कि जैसे आसमा ने सलीम को धोखा दिया, वैसे ही वह उसे भी धोखा दे रही है। अब हर लड़ाई का मुद्दा यही होता कि आसमा कॉल क्यों नहीं उठाती और उसका फोन बिजी क्यों रहता है। इन झगड़ों ने अदनान को और गुस्सैल बना दिया। 24 घंटे वह गुस्से में रहने लगा और अंत में उसने ठान लिया कि वह आसमा को सबक सिखाए बिना नहीं रुकेगा। 11 जून मंगलवार की सुबह अदनान ने आसमा को उसी कब्रिस्तान में मिलने बुलाया जहां वे अक्सर मिलते थे। आसमा ने भी बिना ज्यादा सोचे वहां जाने का फैसला किया, ये जानते हुए कि यह उनकी नियमित मुलाकातों का हिस्सा था। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि इस बार अदनान के इरादे पहले जैसे नहीं थे। जैसे ही आसमा वहां पहुंची, अदनान ने सबसे पहले उसका फोन छीन लिया। वह तुरंत उसके फोन को चेक करने लगा और हर एक चैट, कॉल लॉग और कॉन्टैक्ट को खंगालने लगा। अदनान ने देखा कि न सिर्फ वह और सलीम बल्कि कई अनजान लड़के भी आसमा की जिंदगी में थे। यह देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। अदनान को लगने लगा कि उसने अपना समय, पैसा और भावनाएं एक ऐसे इंसान पर बर्बाद कर दी जो उसे धोखा दे रही थी। इससे पहले कि आसमा कोई सफाई दे पाती या कुछ कह पाती, अदनान ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला। जैसे ही आसमा ने हरकत की, अदनान ने उसके गले पर वार कर दिया। कुछ ही पलों में आसमा की जिंदगी वहीं कब्रिस्तान में खत्म हो गई, उसी के प्रेमी अदनान के हाथों। अपने खौफनाक काम को अंजाम देने के बाद अदनान को किसी ने वहां देखा भी नहीं। वह चुपचाप कब्रिस्तान से निकल गया, ये सोचते हुए कि उसे कभी पकड़ा नहीं जाएगा। आसमा की लाश पूरे दिन कब्रिस्तान में पड़ी रही, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। शुक्र है, दिन के समय कुछ लोग कब्रिस्तान में गए और आसमा की लाश देखकर तुरंत पुलिस को सूचित किया।
आसमा का घर कब्रिस्तान से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए पहचान करना मुश्किल नहीं था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी। इस बीच सलीम, जो शाम हो गई थी, को काम से घर लौटा, आसमा को घर में न पाकर चिंतित हो गया। उसने काफी कोशिशें की, लेकिन जब आसमा का कोई पता नहीं चला तो वह पुलिस के पास पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी सुबह से लापता है। पुलिस ने इस सूचना को कब्रिस्तान में मिली लाश से जोड़ा और जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि वह लाश सलीम की पत्नी आसमा की थी। सलीम से पूछताछ के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि हत्या अदनान ने ही की है। उसी दिन पुलिस अदनान के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को अदनान के घर से हत्या का हथियार भी मिल गया, जिससे यह साफ हो गया कि आसमा की हत्या उसी ने की थी। लेकिन जो बात चौंकाने वाली थी वह अदनान का व्यवहार था। अदनान ने न तो गिरफ्तारी का विरोध किया, न ही खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और यह करते समय वह बिल्कुल भी बेचैन नहीं दिखा। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा दिया था और धोखे की सजा वैसी ही होनी चाहिए जैसी धोखा देने वाले ने दी है। यह सुनकर साफ हो गया कि अदनान के लिए यह सब किसी बदले की कहानी जैसा था, जहां उसने अपने हीरो वाली छवि में रहते हुए खौफनाक अंत को अंजाम दिया। पुलिस हिरासत में अदनान ने एक और डरावना बयान दिया। उसने पुलिस को खुलेआम धमकी दी कि अगर किसी ने उसकी फैमिली को परेशान किया या उनके खिलाफ कोई कदम उठाया तो वह उन सभी के घर बम से उड़ा देगा। अंततः अदनान की हरकत ने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। आसमा की, जो एक दुखद अंत का शिकार हुई, सलीम की, जो अपनी पत्नी को खो चुका था, और यहां तक कि अदनान की खुद की, जिसने अपने जीवन को एक ऐसी राह पर डाल दिया जहां सिर्फ पछतावा और सजा है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार और रिश्तों को समझदारी, सहनशीलता और सबसे बढ़कर मानवता के साथ निभाना चाहिए। किसी भी रिश्ते का अंत अगर दर्दनाक होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हिंसा का कारण बने। हमें हर परिस्थिति में इंसानियत को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।